जय गौ माता मित्रों, सभी को एक बार लाइव आ जाएं। सभी आज का सेशन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम गायत्री छंद के इस सूत्र से हम शुरुआत करेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम। शांति शांति शांति। वंदे मातरम। संजय सिंह जी, जितने गौ भक्त हैं वो लाइव आ जाएं। आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले सत्रों में मैंने वात, पित्त और कफ को लेकर चर्चा की थी। ये जो समय है दोपहर 2 बजे का, इस समय पे काफ़ी फेसबुक में और भी अलग अलग विषय को लेके लाइव आते हैं लोग, जिसमें एक ही समय पे उपस्थित हो पाना लोगों को असंभव सा लगता है। इसलिए कल से ये समय मैं चेंज कर दूंगा। लाइव का जो है वो शाम को 4 बजे से शुरू होगा, कल का जो सेशन है। क्योंकि इस समय पे कई लोगों को मेरी सुझाव आया है मेरे से कि आप अपने सेशन का टाइम चेंज कर दें। राजेश कपूर जी भी इसी समय आते हैं। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन वाले भी कभी कभी इस समय पे अपना लाइव प्रसारण करते हैं। धेनु मानस गौकृपा मणि जी महाराज जी भी अपना इस समय लाइव पे रहते हैं। तो इस सब को देखते हुए मैं अपने समय का बदलाव करके कल से जो लाइव सत्र होगा वो शाम 4 बजे से शुरू होगा। यदि आप लोगों को ये समय अनुकूल है तो कृपया कमेंट्स करें। पिछला जो सत्र रहा वो वात, पित्त और कफ प्रकृति वालों व्यक्तियों के विषय पे चर्चा की। क्या क्या उनमें रोग आते हैं उन पर विशेष चर्चा की और इनको किस प्रकार हम ठीक रख सकते हैं। क्या कल का जो समय रहेगा शाम को 4 बजे लाइव का, क्या आप सभी उस समय के लिए अनुकूल हैं कि नहीं हैं? कृपया कमेंट्स करें। सदानंद जी, राजीव दीक्षित जी अमर रहें। बिल्कुल, हमारा सपना ही है। तो आज का जो सत्र है उस पर कमेंट्स करें कि कल का जो सत्र रहेगा वो शाम को 4 बजे रखें कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को लाइव आने में दिक्कत होती है। क्योंकि इस समय बहुत से क्षेत्रों के व्यक्ति इस समय लाइव होते हैं अलग अलग विषय को लेकर। अपनी राय जरूर दें। इसी समय रखना थोड़ा। सदानंद जी, क्या दिक्कत है कि राजेश कपूर जी भी इसी समय आते हैं और भी गौ भक्त लोग इसी समय अपना समय लेकर आते हैं। देखेंगे कल का जैसा समय अनुकूल होगा और सभी लोग अपनी राय देते रहें। हाँ, तो आज का जो विषय है वो मिश्रित प्रकृति को लेके है। कल जो हम चर्चा की थी वो इंडिविजुअल प्रकृति को लेके थी। अनिल चौधरी जी बोल रहे हैं 3 बजे करें, और कोई सुझाव दे सकते हैं तो मिश्रित प्रकृति को लेके भी आज चर्चा करेंगे। मिश्रित प्रकृति में भी 3 कैटेगरी है।
वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, ये 3 कैटेगरी हैं आयुर्वेद के अनुसार, जिसमें 3 मिश्रित प्रकृति के लोग भी बहुत रहते हैं। कलयुग में ज़्यादातर जितनी भी बीमारियां हैं लोगों को, वो मिश्रित प्रकृति को लेके हैं। इंडिविजुअल एक प्रकृति का व्यक्ति बहुत ही कम मिलेगा आपको, मिश्रित प्रकृति के लोग सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और मिश्रित प्रकृति के आजकल लक्षण भी देखेंगे कैसे होंगे लोगों में, क्या गुण धर्म होंगे, उनके मानसिक लक्षण क्या होंगे, कौन सी औषधि उनके लिए सर्वोत्तम होगी। बिल्कुल संजय सिंह जी, भोर में 4 बजे संभव तो रखिए, संभव नहीं है संजय सिंह जी, भोर में 4 बजे संभव नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही 4:30 बजे उठता हूँ। नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मुझे रात को काफ़ी देर तक जगना पड़ता है। कभी कभी रात 11 भी बज जाते हैं, 11:30 भी बज जाते हैं, जिसके कारण और दोपहर में ये लाइव सेशन होने की वजह से दोपहर में भी आराम नहीं मिल पाता है। तो सुबह भोर 4 बजे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि भोर 4 बजे दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर ये सेशन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आज का जो सेशन है वो मिश्रित प्रकृति को लेके, सर्वप्रथम हम वात और पित्त प्रकृति को लेकर चर्चा करेंगे कि वात और पित्त प्रकृति के जो मिश्रित प्रकृति के लोग होते हैं उनके शरीर में क्या क्या लक्षण होते हैं, उनमें क्या रोग पैदा होंगे, और उपचार पे बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि वात प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वायु और आकाश तत्व डोमिनेट करता है। जो वायु तत्व है, जो वात प्रकृति है, वो वायु और आकाश तत्व के मिलने से मिलती है। ऐसे जल तत्व है, जो कफ है, वो जल और पृथ्वी तत्व के मिलने से जल तत्व कफ का निर्माण होता है। और अग्नि, तो अग्नि और जल तत्व को निर्माण के अग्नि प्रकृति का अग्नि का निर्माण होता है। तो इन 5 महाभूत में से 3 प्रकृतियों का निर्माण होता है। वात पित्त कफ प्रकृति में आज चर्चा करेंगे। तो वात पित्त प्रकृति के लोग कैसे होंगे, सर्वप्रथम उनको देख के पहचानना पड़ेगा। वात पित्त में भी 2 कैटेगरी है। कभी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनमें वात ज़्यादा डोमिनेंट होगा और पित्त थोड़ा कम होगा, मतलब वात उच्च होगा, पित्त थोड़ा कम होगा, या किसी में पित्त होगा ज़्यादा, वात कम होगा। तो इन दो कैटेगरी इसमें भी बन जाती है, पर है तो दोनों वात पित्त प्रकृति के व्यक्ति। अब वात में क्या है, वात में वायु ज़्यादा होगी और अग्नि ज़्यादा होगी। जो वात है, वात जो है वायु और आकाश तत्व को मिलके बना है, और जो अग्नि है वो जल और अग्नि तत्व को मिलके बना है। तो इन दोनों में से देखेंगे कि हम किस चीज़ का सेवन करें। अगर शरीर में वायु तत्व की अधिकता, पित्त की कमी है, तो शरीर पतला दुबला होगा। अगर पित्त तत्व की प्रधानता, वायु तत्व की कमी है, तो शरीर ज़्यादा पतला दुबला नहीं होगा, ठीक ठाक होगा। दूसरा, जॉइंट से रिलेटेड अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, जॉइंट से रिलेटेड, तो पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो वायु बढ़ा हुआ है, पित्त कम है। कब्ज की शिकायत है तो वायु बढ़ा हुआ है, पित्त कम है। अगर अच्छा है तो कब्ज की शिकायत नहीं होगी। जलन जैसी बीमारियां हैं, जैसे शरीर दुबला पतला भी है पर बाल भी पके हैं, कब्ज भी रहता है, तो ये मिश्रित प्रकृति के लोगों की कैटेगरी में आता है। और क्या हो सकता है, मिश्रित प्रकृति के लोगों में दिक्कत ये होगी कि वो अग्नि भी ज़्यादा है और वायु भी ज़्यादा है। तो ऐसे कई लोग होंगे जो खाते तो खूब होंगे पर शरीर में नहीं लगता है, खूब शरीर में खा रहे हैं पर लगता कम है शरीर में। तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो वात और पित्त प्रकृति के होंगे। भूख बहुत लगती है, कई बार भूख बिल्कुल नहीं लगती है, तो वो वात और पित्त का मिश्रण के रूप है। वात पित्त प्रकृति के और कैसे लोग होंगे, तो उन्हें बालों की समस्या ज़्यादा होगी। अगर वात बढ़ा हुआ है तो शरीर ड्राइनेस ज़्यादा होगा,
अगर पित्त भी बढ़ेगा तो शरीर में चिकनाहट बहुत होगी, ओज ज़्यादा होगा। अब अगर वात और पित्त दोनों बढ़े हैं एक साथ तो शरीर दुबला पतला भी होगा, भूख भी खुल के लगेगी, पर शरीर में कुछ लगता नहीं है। ऐसी दिक्कतें होगी। ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है, कब्जियत की शिकायत हो सकती है, बहुत गर्मी भी लग सकती है। वात पित्त प्रकृति वाले ऐसा है कि ना उन्हें ज़्यादा गर्मी अच्छी लगती है, ना ज़्यादा उन्हें ठंडी लगती है। ज़्यादा देर ठंड में रहते हैं तो ठंड लगती है, ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो गर्मी भी लगती है। ना उन्हें गर्मी पसंद है, ना उन्हें ठंडी पसंद है। कभी कभी गर्म प्रकृति की चीज़ें अच्छी लगने लगती, कभी कभी ठंडे प्रकृति की चीज़ें अच्छी लगने लगती। तो ये मिश्रित गुण है। आयुर्वेद में मिश्रित प्रकृति के उसमें बहुत ही कम चर्चा की गई है, पर इन सब चीज़ों से आप पहचान सकते हैं। अब इसके लिए क्या उपाय हैं? तो पंचगव्य में सर्वोत्तम, मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था कि वात और पित्त की सबसे अच्छी औषधि कौन है। पान के विषय में अभी बताऊंगा। आज पान इसलिए खाया कि उसको विषय में लेकर आना है मुझे, इसलिए मैंने पान पे बोला है। पान आज खाया है, पान पे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि एक मिश्रित प्रकृति की व्याधि होती है, जो हमारी पित्त और कफ प्रकृति होती है, उसमें पान सर्वोत्तम औषधि है, इसलिए पान खाया मैंने आज। मेरी प्रकृति नहीं है पित्त और कफ, इसलिए पान खाया, ऐसा मत समझिएगा। सदानंद जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया आप पान क्यों खाते हैं, उसका जवाब दूंगा मैं आपको। पान क्या है? तो पित्त और जो वात है उसके लिए सर्वोत्तम औषधि है गाय का घी। गाय का घी है, वो वात को भी कम करता है और पित्त का भी शमन करता है। तो सर्वोत्तम औषधि जो है वो गाय का घी है, और गाय का दूध भी सर्वोत्तम औषधि है। वो पित्त का भी शमन करता है और पित्त का भी शमन करता है। तो पंचगव्य में 2 महत्वपूर्ण गव्य हैं जो इन तत्वों को शमन करेगा, वात को भी और पित्त को भी। इसलिए आप अपने दैनिक भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा घी का इस्तेमाल करें, तेलों की मालिश करें। वात पित्त प्रकृति वालों के लिए नारियल का तेल मालिश के लिए सर्वोत्तम तेल है, और उसका सेवन भी कर सकते हैं। घी का सेवन करें अति उत्तम। ऐसी वस्तुओं का सेवन करें जो ज़्यादा खाने में मीठी हो। वायु जो है, जो वात प्रकृति है, वो वायु और आकाश तत्व से मिलकर बना हुआ है, इसलिए तिक्त और कषाय और नमक, तिक्त, कषाय और नमक जैसे आपके भोजन में अगर ये 3 छठ रसों में से ये 3 रस हैं तो उनका थोड़ा कम कर दें, इन रसों का सेवन कम कर दें। और अगर सबसे ज़्यादा आपको शरीर बनाना है, बलवान बनाना, और पित्त और वात प्रकृति है, तो मीठी वस्तुओं का सेवन सर्वोत्तम करें। भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा मीठे खानों, मीठे स्वाद का, जो रसों में मीठा स्वाद का हो, वो सबसे ज़्यादा उपयोग करें। ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिसमें मीठापन ज़्यादा हो और जल तत्व की अधिकता हो, ऐसे फलों का सेवन करें। तो ये पित्त और वात प्रकृति के लोगों के लिए। कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं, मैं उनके जवाब दे देता हूँ। मुझे सर से लेकर पाँव तक कोई भी सीजन हो तो बहुत पसीना होता है और गैस भी बहुत होती है, पेट एक बार में साफ नहीं होता है। क्या आपका शरीर मोटा है अनिल चौधरी जी? मोटा है कि पतला है? सर्वोत्तम सबसे पहले ये बताएं। आपका वेट कितना है और एज कितनी है अनिल चौधरी जी? इस पर फिर मैं आपको, या मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करें अनिल चौधरी जी, तो मैं आपको जवाब दूंगा। उनकी एज क्या है विजय स्वदेशी जी? उनकी उम्र बताएं, उनकी दिनचर्या बताएं, तो मैं आपको जवाब दूंगा। मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको पूरा दिनचर्या अपनी आप भेजेंगे अपने पिताजी की, तो औषधि मैं बता दूंगा। तो व्हाट्सअप मुझे करें इस नंबर पे। तो मिश्रित प्रकृति के लोगों के लिए सर्वोत्तम है गाय का घी। और आप तेल की मालिश करेंगे उतना अच्छा है, और मीठे वस्तु का उपयोग करें। नमक सबसे कम खाएं,
वात और पित्त प्रकृति वाले कसाय और तिक्त रसों का सेवन सबसे कम करें। कटु और तिक्त इनका कम से कम इस्तेमाल करें और मीठी वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो सर्वोत्तम रहेगा। वात और पित्त प्रकृति को लेकर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। मिश्रित प्रकृति में एज 32 है। वेट कितना है अनिल चौधरी जी? वेट कितना है, तभी आपको मैं जवाब दे पाऊंगा। नमस्ते सर। अविनाश नेमा जी हमारे सीनियर हैं, आज लाइव पे उपस्थित हैं। कैसे हैं सर? बढ़िया। कहाँ पर हैं इस समय? तो वात और पित्त प्रकृति को लेकर जो चर्चा की वो ये है। उसके लिए सर्वोत्तम औषधि आपको बता दी, दूध और गाय का घी, देसी गौ माता का होना चाहिए, वैदिक मथनी घृत होना चाहिए। मीठी वस्तुओं का सबसे ज़्यादा उपयोग करना है। जितना हो सके मालिश करिए शरीर की, नहाने से पूर्व मालिश करें। मेहनत कम करें, पसीना कम निकालें। पित्त प्रकृति ज़्यादा है, इसके लिए आप मीठी वस्तु का सब सर्वोत्तम उपयोग करें। इसके बाद हम चलते हैं वात और कफ प्रकृति पर। वेट 65 है, ऑन एवरेज देखा जाए तो थोड़ा कम वेट है। तो आप मिश्रित प्रकृति जी मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करिएगा और दिनचर्या भेजिएगा तो मैं औषधि आपको भेज दूंगा, बता दूंगा। करेला किस स्वाद है? करेला कैसा है? तिक्त मतलब कसाय। हाँ, तो वात और पित्त आप करें। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी? आज मेरा डेटा शायद ख़त्म हो गया है, इसलिए सेशन देखेंगे कब तक चल रहा है। करेले का सेवन वात और पित्त मिश्रित व्यक्ति बिल्कुल ना करें। उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप किया, विजय स्वदेशी जी मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करें तो मैं औषधि आपको बता दूंगा। तो वात और पित्त प्रकृति वाले कसाय वस्तुओं का सेवन बिल्कुल ना करें। सबसे ज़्यादा मीठी वस्तुओं का सेवन करें, फलों का, गुड़ का सेवन करें, खांड का सेवन करें, आंवले का सेवन कर सकते हैं, सर्वोत्तम है। वो तीनों तत्वों को संतुलित करता है। अब हम चलेंगे वात और कफ को लेकर। तो वात में क्या है? वात में आकाश तत्व और वायु तत्व से मिलकर बना है, और कफ तत्व पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर बना है। तो पृथ्वी और जल तत्व है तो मतलब जल डोमिनेट कर रहा है और वायु भी डोमिनेट कर रही है। तो इसमें भी दो प्रकृति हो सकती है, जिसमें वायु किसी के शरीर में ज़्यादा है, कफ कम हो सकता है, या कफ ज़्यादा है और वायु कम है। तो इसमें भी है कि ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत दुबले पतले होंगे पर उनमें ताकत बहुत होगी, और ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो मोटे खूब होंगे पर उनमें ताकत कम होगी। तो इसमें दो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। वात और कफ में दिक्कत क्या होगी कि अग्नि बहुत मंद होगी, तो उनके भोजन का पाचन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। कुछ भी खाते होंगे तो गैस जल्दी बनती होगी, प्रॉपर इंडाइजेशन नहीं होता होगा। भूख, एक बार खाना खा लिया तो 8 से 10 घंटे भूख नहीं लगती होगी। तो ये वात और कफ प्रकृति वाले लोग आएंगे इस कैटेगरी में। वात अगर ज़्यादा है और कफ भी है तो स्किन डिसीज़ के भी रोग होंगे, उसको चर्म रोग की शिकायतें हो सकती हैं वात में, क्योंकि कफ है उसमें। वात है तो स्किन डिसीज नहीं होगा, तो स्किन जो होगी वो बिल्कुल सूखी होगी। मन विचलित भी रहता होगा। अगर वात और कफ प्रकृति है तो मिर्गी जैसे रोग ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये मेन दिक्कत है वात और कफ में। वात कफ में ऐसा होगा कि खूब फूले तो होंगे पर वेट बहुत कम होगा, शरीर सूजा सूजा होगा पर वेट कम होगा, शरीर में ताकत कम लगती होगी।
भोजन करते समय खुल के भूख नहीं लगती होगी, करते होंगे तो 8-10 घंटे बाद भूख लगती होगी। तो ये जो कैटेगरी है ये वात और कफ में आती है। वात कफ के लिए सर्वोत्तम औषधि क्या है? तो सर्वोत्तम औषधि है ऐसी वस्तुओं का सेवन करें जो प्रकृति में बहुत गर्म हो, जो अग्नि को बढ़ाएं, और ऐसे आहारों का सेवन करें जो वात और कफ का शमन करें और पित्त को बढ़ा दें। अब पित्त को बढ़ाने वाले क्या हैं? तो जितने हमारी गर्म मसाले हैं सब पित्त को बढ़ाते हैं, और उष्ण हैं, उष्ण होने की वजह से पित्तवर्धक हैं। इसलिए जितनी गर्म, जैसे जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, ये सब पित्तवर्धक हैं। अजवाइन पित्त का शमन कर देती है। फिर आपके पित्तवर्धक में आपका सर्वोत्तम क्या है? पित्त को बढ़ाना है तो आपका अदरक बहुत अच्छा है, तुलसी बहुत अच्छी है, काली मिर्च बहुत अच्छी है, सौंठ बहुत अच्छा है पित्तवर्धक में, ये कफ का शमन भी करेंगे। वात और कफ वालों के लिए सर्वोत्तम है कटु पान का सेवन कर सकते हैं आप इसमें। दूसरा, पंचगव्य घृत नित्य डालना है आपको 2-2 बूंद नाक में, उसका सेवन करना ही करना है। और दूध सर्वोत्तम औषधि है। दूध क्या है? वात को कम करेगा और पित्त का भी शमन करेगा, पर उसके साथ अगर आपने घी का इस्तेमाल कर लिया तो सर्वोत्तम हो सकती है औषधि। अगर आप में कफ की मात्रा कम है, वात ज़्यादा ऊपर है, तो दूध और घी चलेगा। वात और कफ वालों के लिए दही बहुत अच्छी चीज़ है। दही क्या है? भारी है, उष्ण भी है, तो बहुत अच्छा है। वात और कफ वालों के लिए छाछ भी बहुत अच्छी औषधि हो सकती है। वात और कफ वालों के लिए सर्वोत्तम औषधि तुलसी अर्क का सेवन आप कर सकते हैं। तो ये मेन कैटेगरी है वात और कफ में। इसको लेके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें, वात कफ प्रकृति को लेके। क्योंकि वात और जो मिश्रित प्रकृति है, मिश्रित प्रकृति को पहचानना इतना आसान नहीं होता है, और आयुर्वेद में इसको पूरी तरह से अच्छे से वर्णित नहीं किया गया। इसी इंडिविजुअल कैटेगरीज करना बहुत आसान होता है, मिश्रित प्रकृति में बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो इसको लेके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें आप, वात और कफ को लेके। कोई प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो जवाब देता हूँ। मुझे दौड़ करते समय जॉइंट में कट कट किया हुआ, एक्सरसाइज करने के बाद जॉइंट में दर्द होता, मेरा वेट 62 kg। गौरी शंकर जी, आपका एज कितनी है? एज अगर आपकी 25 साल से कम है या 25 साल से ज़्यादा है तो आप अंडर वेट हैं, और आप एक्सरसाइज ना ही करें। आप नित्य गाय के घी का सेवन करें, साथ में दूध का सेवन करें। मेरे ख्याल से आप वात और पित्त प्रकृति के हो सकते हैं, या वात या कफ प्रकृति के हो सकते हैं। अंडर वेट में होंगे तो वात पित्त हो सकता है। तो आप नित्य मालिश करें शरीर की, नहाने में मीठी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। नमक और अम्ल का, खट्टे वस्तुओं का भोजन में कम से इस्तेमाल करें। कसाय और तिक्त तो बिल्कुल नहीं। नमक और लवण और मीठा चलेगा, जिसमें से मीठा सब सर्वोत्तम, सबसे ज़्यादा। वात और पित्त वाले, वात पित्त वाले गर्मी में दही ले सकते? नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते निधि सिन्हा जी। हाँ, आप अंडर वेट में हैं गौरी शंकर जी, इसलिए मेरे ख्याल से आप पित्त और वात प्रकृति के व्यक्ति हैं, इसलिए आप सबसे ज़्यादा मीठी वस्तु का सेवन करें। भोजन में आप ऐसे वस्तु का सेवन करें जो खाने में काफ़ी ग्लूकोज युक्त हो। फलों का भरपूर सेवन करें। लौकी का सेवन आप कर सकते हैं, अच्छा है आपके लिए। और कोई प्रश्न?
वात मतलब क्या सदानंद जी? वात मतलब शरीर में वायु की अधिकता, और पित्त मतलब पित्त भी है। अब मान लीजिए कि एक तरह से अग्नि जल रही हो, और अग्नि जलते समय अगर आप उसमें फूंक फूंक हवा चला दें तो हवा क्या होगी, आग क्या होगी, भड़क जाएगी। यही भड़काने का काम करता है वात और पित्त। तो वात और पित्त जब होगी तो अग्नि कई बार भड़क भी जाएगी, कई बार बुझ भी जाती है। ज़्यादा हवा चलेगी तो बुझा भी देगी अग्नि को। तो कई बार वात पित्त में क्या, एकदम से भूख लगेगी तो आप 15-20 रोटियां खा गए, पता चला भूख नहीं लग रही। वात पित्त में और कैसा हो सकता है, तो वात पित्त में ऐसा होगा कि कभी कभी कब्ज की शिकायत हो जाएगी, वात अगर बढ़ गया। कभी कभी अगर पित्त अच्छा हुआ तो कब्ज नहीं होगा, पाचन अच्छा होगा। तो हमेशा अनबैलेंसिंग होता रहेगा शरीर में। और कोई प्रश्न? अब कफ और पित्त प्रकृति पे आते हैं विशाल जी, उस पे भी आते होंगे। और कोई प्रश्न देख लेते हैं कि और कोई है इन दो प्रकृति को लेके कि नहीं है। पित्त मतलब अग्नि, जठराग्नि जिसे बोलते हैं। जठराग्नि का मंद हो जाना मतलब पित्त का कम हो जाना शरीर में। जैसे पैरालिसिस में वायु तत्व का मेन फैक्टर होता है। अब जब ज़्यादा शरीर में अगर वायु बढ़ होगा तो आपको लकवा जैसी बीमारियां हो सकती हैं, मिर्गी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। और कोई प्रश्न तो बताएं, फिर नहीं तो कफ और पित्त दोनों प्रकृति का बताएं, चलते हैं उसमें। पान के विषय में आपको बता दूं, पान में क्या क्या होता है। पान होता है, चूना होता है। तो चूना कफ है। पान को क्या है, कसाय भी है, तिक्त भी है और कटु भी है। मतलब तिक्त और कटु है पान, दो हैं, दो रस हैं उसमें। तिक्त और कटु हैं तो जिसके कारण कफ को समन करते हैं और पित्त का भी समन करते हैं, पर वायु को बढ़ा देते हैं। इसलिए पित्त कफ और वायु कफ वालों के लिए सर्वोत्तम है पान का सेवन करना। सुपारी भी खाते हैं। तो कफ और पित्त दोनों प्रकृति पे चलते हैं। कफ और पित्त प्रकृति है तो कफ प्रकृति वाले जनरली ज़्यादा लोग हेल्दी रहेंगे, मोटे रहेंगे, उनका बॉडी मास इंडेक्स हमेशा ज़्यादा ही होगा ऑन एन एवरेज। पित्त है तो पित्त तत्व का निर्माण कैसे होता है, जल और अग्नि महाभूत को मिला के। और कफ पृथ्वी और जल महाभूत को मिला के। तो जल पृथ्वी और अग्नि, इन तीन महाभूतों को मिला के ये कफ और पित्त प्रकृति की निर्माण होता है। तो ऐसे भोजन में आपका इस्तेमाल करना है कि ये तीन महाभूत कम हो जाएं और दो महाभूत उठ जाएं। तो कफ और पित्त प्रकृति वालों के लिए छाछ सर्वोत्तम औषधि है। हरीश भाई कॉल आप बाद में करिएगा। पित्त प्रकृति है, कफ और पित्त है। तो कफ और पित्त है मतलब पित्त का भाग कहाँ से है, नाभि से लेके हृदय तक, और कफ का भाग क्या है, हृदय से लेके मस्तिष्क तक। तो इनके बीच में जितने रोग होंगे वो कफ और पित्त प्रकृति में आएंगे। मान लीजिए नाभि से नीचे रोग है तो नाभि से नीचे वाले रोग हैं, पर पेट में भी दिक्कत है तो मेनली पित्त और वायु डोमिनेट करेगा उसमें। तो इसका विशेष सावधानी रखनी है। तो पित्त के लिए सर्वोत्तम औषधि क्या है, तो पित्त भी है और कफ का भी समन करे। इसमें भी दो प्रकृति है, किसी में पित्त ज़्यादा हो सकता है पर कफ ज़्यादा होगा। अगर पित्त कम है कफ ज़्यादा है, पित्त कम है कफ ज़्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें भूख कम लगेगी, देर रात कुछ ज़्यादा समय बाद भोजन करते हैं। कफ है
तो उन्हें बहुत देर तक के बाद प्यास लगेगी, क्योंकि अग्नि मंद है और कफ बढ़ा हुआ है तो प्यास जल्दी नहीं लगेगी, पसीना बहुत कम आएगा। अगर कफ बढ़ा हुआ है और पित्त कम है तो बाल बहुत अच्छे होंगे, झड़ेंगे नहीं जल्दी, टकले नहीं होंगे। पर पित्त अगर ज़्यादा है और कफ थोड़ा कम है तो बाल वाइट भी हो सकते हैं, पके हुए हो सकते हैं, झड़ेंगे ज़्यादा बाल। तो इसमें 2 कैटेगरी आती हैं ऐसे। पित्त और कफ के लिए सर्वोत्तम औषधि क्या है? तो पित्त अगर बढ़ा हुआ है और कफ थोड़ा कम है तो उसके लिए सर्वोत्तम औषधि है छाछ। छाछ का सेवन करें। पर पित्त अगर कम है, कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो सर्वोत्तम औषधि गौमूत्र है आपके लिए। वात और कफ के लिए, वात कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं तो उसके लिए सर्वोत्तम औषधि गौमूत्र है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी जाती है मिश्रित प्रकृति में। देखिए संजय जी, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि कोई चार्ट उपलब्ध हो, पर जो मिश्रित प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं ना, हर दिन उनकी प्रकृति में कुछ उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। क्यों चलता है? मिश्रित प्रकृति में कभी भी वायु बढ़ सकती है, पित्त कम हो सकता है, पित्त बढ़ सकता है, वायु कम हो सकती है। तो उन पे चार्ट तैयार करना, चार्ट तैयार हो सकता है, मैं चार्ट आपको भेज भी दूंगा। अभी मैंने तैयार नहीं किया, तैयार होने के बाद आप लोगों को भेज दिया जाएगा। पर इस पे हमेशा बदलता ही रहेगा उसकी प्रकृति, उसके पथ अपथ्य को लेकर। प्रेम पराशर जी, मुझे व्हाट्सअप करें और सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या बताएं। दिनचर्या आप बताएंगे तभी मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि दिनचर्या के अनुसार ही औषधि का निर्धारण होगा, पथ्य का निर्धारण होगा। इस बताना संभव नहीं होगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें इस नंबर पे। पर एक बात यहाँ बता दूं कि आप प्राणायाम सुबह 7 बजे के बाद ना करें। अगर कर रहे हो तो सुबह 7 बजे के बाद ना करें। आपकी आयु 50 है और वेट 66 kg है। वैसे वेट थोड़ा कम है, होना चाहिए और ज़्यादा, 70 के आसपास होना चाहिए आपका वेट। अगर 50 के आसपास आयु है तो अंडर वेट हैं आप, अंडर वेट हैं, वेट ज़्यादा, आपका एज भी ज़्यादा है, तो वायु बढ़ा है इस शरीर में, इसलिए आपको घुटने में दर्द है। तो आप नियमित गाय के दूध और घी का सेवन करें मिला के, साथ में हार श्रृंगार अर्क और घनवटी का सेवन करें। और कोई समस्या हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करें। तो इन प्रकृतियों को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछें। क्रॉनिक डिसीज़ वाले पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करें। लाइव सेशन में बताना संभव नहीं होता है, क्योंकि आपकी प्रकृति देखनी पड़ेगी, आपका शरीर क्या है, कितना वेट है, आप किस राज्य से हैं, आपका निजी कार्य क्या है। कार्य पे भी निर्भर करता है कि आपका कार्य कैसा है, उस पर निर्धारित होगा कि आपका रोग क्या हो सकता है, क्या उसके रोग की कंडीशन क्या होगी। सब देखना पड़ता है उसमें, तब जाके एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि रोग क्या हो सकता है और क्या इसकी औषधि होनी चाहिए। क्योंकि ना मैं आपसे डायरेक्ट मिला हूँ, रोग को इलाज करने से पहले उसका रोगों का निरीक्षण करना पड़ता है, व्यक्ति को उसका निरीक्षण करना पड़ता है। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न हो तो पूछें ज़रूर। कोई प्रश्न?
ओ योगेश जी, पुरोहित जी, नमस्कार योगेश जी, कैसे हैं? आहो आहो, भाग्य हमारा है, आप स्वागत हैं लाइव सेशन में। कैसे हैं? गुजरात में क्या हाल चाल हैं सभी के? जीतू दादा के कैसे हाल चाल हैं? कृपया प्रश्न पूछें इन प्रकृति को लेके, नहीं फिर सेशन फिनिश करें। हरीश जी भी लाइव हैं। कैसे हैं हरीश भाई? आपने कॉल किया लाइव सेशन के दौरान, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात हो गई कि आप लाइव सेशन में कॉल कर दिए? लाइव सेशन के बाद मैं आपको कॉल करता हूँ हरीश जी। दिनेश जी भी लाइव हैं। कौशल भाई जी भी लाइव हैं। सर अभी हमारे लाइव हैं अविनाश जी। तो प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं सेशन फिर। संजय सिंह, मन मेरे अधीन नहीं है। वायु तत्व आपके शरीर में सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए मन आपके अधीन नहीं है। इसलिए वायु तत्व को समन करने के लिए आप घी और दूध का नित्य सेवन करें, साथ में मीठी वस्तुओं का सेवन करें, और मेडिटेशन आपके लिए सर्वोत्तम औषधि है। इसलिए पंच महाभूत की पूजा और श्वासों में ध्यान लगाइए, प्राणायाम करिए। प्राणायाम मतलब प्राण पे ध्यान लगाना। तो प्राणों पे ध्यान लगाइए और 7 बजे से पहले प्राणायाम करें। प्राणायाम मतलब साधना करें। साधना करेंगे तो जरूर आपका मन आपके अधीन हो जाएगा संजय सिंह। तो वायु तत्व की अधिकता होने के कारण मन आपका स्थिर नहीं है, विचलित रहेगा हमेशा। छोटा बच्चा है 6 साल का, बहुत दुबला है, ठीक है, बोलता बहुत है, नींद हल्की है, जबकि बच्चों की नींद गहरी होनी चाहिए। तो वायु, अब बताइए, बच्चों में भी वायु प्रकृति बढ़ रही है, तो इसका मेन कारण है कि बाहर का भोजन खा रहे हैं वो। वायु तत्व की प्रधानता तभी होगी जब बाहर की जितने भी आप खाद्य पदार्थ, बासी भोजन का सेवन करेंगे, उतना वायु तत्व की अधिकता हो जाएगी। तो उस बच्चे के लिए आप नियमित बालपाल रस का सेवन कराएं, साथ में दूध, मक्खन और घृत सर्वोत्तम औषधि है। बच्चों को घर का ही भोजन कराएं निधि जी, तो ज़्यादा अच्छा हो। एक अच्छे चिकित्सक बनने के लिए कितने साल का अनुभव होना चाहिए? सदानंद जी, ज्ञान को सीमा के मतलब समय सीमा में आप बांध नहीं सकते हैं सदानंद जी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्वालिटी होती है कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। जैसे परमहंस महाराज जी को ज्ञान प्राप्त करने में 29 साल लगे, और उन्हीं गुरु के सानिध्य में स्वामी विवेकानंद जी को वही ज्ञान प्राप्त करने में 2.5 वर्ष लगे। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषता है कि वो कितनी जल्दी उस ज्ञान को ग्रहण करता है। तो ज्ञान को समय सीमा पे नहीं बांधा जा सकता। अगर आपने ज्ञान को समय सीमा पे बांधा तो ज्ञान की सीमा को डिसाइड करना पड़ेगा आपको। ज्ञान की सीमा कितनी है उस समय के अनुसार आपको बांधना पड़ेगा, तभी आप समय के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में यही प्रॉब्लम है कि उनने ज्ञान को एक समय सीमा के आधार पर बांध के रखा हुआ है, इसलिए ज्ञान सीमित हो गया है और समय सीमित है, इसलिए ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता है। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ज्ञान कम, इन्फॉर्मेशन ही केवल मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति कम होती है। जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। ज्ञान अंदर से आता है और इन्फॉर्मेशन आप किताबों से, यूट्यूब के माध्यम से आप प्राप्त करते हैं, पर ज्ञान स्वतः आता है अंदर से। तो ये अंतर है ज्ञान और नॉलेज में। अच्छा चिकित्सक बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करना होगा, अपने शरीर को संतुलित करना होगा, तभी आप अच्छे चिकित्सक बनेंगे।
बाहर का भोजन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं तो जेनेटिकली प्रॉब्लम होगी, माता पिता के जेनेटिकली प्रॉब्लम बच्चे में गुण आ गए होंगे, इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। और कोई प्रश्न हो तो पूछें। उसके लिए निधि जी पर्सनल मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं आपको औषधि बताऊंगा अच्छे से। और वैसे भी बच्चे दुबले पतले ही होते हैं। 6 साल का है, कितना वेट है उसका आप बताइए। दुबला पतला अलग चीज़ होती है, वेट अलग होता है। तो आप डिटेल भेजें तो मैं आपको औषधि बताऊंगा। और कोई प्रश्न हो तो पूछें। और कोई प्रश्न है पूछिए, तो नहीं फिर सेशन को एंड करते हैं क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है। और अगर लाइव कौशल अग्रवाल जी हैं क्या अभी भी लाइव? ये हट चुके क्या? कौशल जी लाइव हैं आप? आपसे मेरा एक प्रश्न है, मतलब गुरु जी को मैंने फ़ोन किया था पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। कृपया मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप गुरु जी को एक बार ज़रूर संपर्क करें। वो मेरा कॉल अभी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है उस विषय को लेकर। तो अगर आपसे संभव हो तो एक बार आप भी प्रयास करें गुरु जी से संपर्क करने का। आपसे विनम्र निवेदन है कौशल अग्रवाल जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं कौशल जी? मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं तरुण आर्य जी, मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप करें। वेट तो मुझे ठीक लग रहा है, 17 किलो तो वेट ठीक लग रहा है, थोड़ा अंडर वेट पर ठीक है, वेट कोई कम नहीं है। वेद का अध्ययन स्वयं से करना हो तो सर्वप्रथम क्या करें? सर्वप्रथम साधना करें संजय जी, अपने मन को स्थिर करें, स्वर को बिल्कुल संगीतमय कर लें, स्वर को साध लें। तो मेरा आपसे यही सुझाव रहेगा कि किसी गुरु के सानिध्य में वेद का अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी देखिए सदानंद जी, अभी मेरे उसमें मैं भी निरंतर सीखता रहता हूँ और ज़िंदगी भर सीखना है हमें। और अगर आप अपने जीवन में निरंतर चलायमान नहीं हैं, निरंतर सीख नहीं रहे हैं कुछ, आपकी चेतना अगर आप निरंतर सीखते ही रहेंगे और पूरा जीवन ही सीखना है। इसलिए हम प्रयास करेंगे अच्छे चिकित्सक बनने का। और मैं निरंतर अभी सीख ही रहा हूँ अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुओं से, अपने जो काफ़ी एक्सपर्ट लोग हैं अनुभवी, उनसे सीखता रहता हूँ और अपने जीवन में उसका पालन करता रहता हूँ, अनुभव करता हूँ, फिर तार्किक कसौटी पे उस चीज़ को